जी स्टूडेंट सेकंड सेशन के लिए आ जाएं। जी तो क्लियर है ये बात। लास्ट हमारे पास है कि व्हाट इज कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म, टेकिंग कोटेशंस और पैसेजेस डायरेक्टली विदाउट साइटेशन। ठीक है, अगर आप कोटेशंस किसी की यूज कर रहे हैं या पैसेजेस आप यूज कर रहे हैं और उसको साइट नहीं कर रहे, तो ये आपके पास प्लेजरिज्म में आएगा। टेकिंग आइडियाज विदाउट गिविंग क्रेडिट, किसी का आइडिया आप ले रहे हैं और उसको साइट नहीं कर रहे, तो ये आपका प्लेजरिज्म में आएगा। चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। ठीक है, तो आप किसी भी सेंटेंस को अपनी वर्डिंग्स में डिफाइन कर रहे हैं और उसके ओरिजिनल सोर्स को साइट नहीं कर रहे कि आपने ये सेंटेंस कहाँ से देखा, कहाँ से पढ़ा, तो ये चीज़ आपकी प्लेजरिज्म में आ जाएगी। फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स, जो कोटेशंस हैं उनको तो आप अपनी वर्डिंग में नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो अगर आप कोटेशंस के जो सेंटेंसेस हैं वो एज इट इज लिखेंगे, तो उनको अगर आप डबल कोट्स में लिख देते हैं तो वो आपका फिर प्लेजरिज्म में कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोटेशंस को एज इट इज, जिस तरह उस पर्सन ने कोट किया था एज इट इज लिख रहे हैं विदाउट डबल कोट्स, तो वो फिर आपका प्लेजरिज्म में कंसिडर होगा। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद हो तो मैंने डबल कोट्स की एक ऑप्शन डिस्कस की थी उसकी सेटिंग में। ठीक है, तो डबल कोट्स इंक्लूड करने हैं या एक्सक्लूड करने हैं, तो वो इस पर्पस के लिए हैं। उसके बाद कहता है गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर आपने कोई सेंटेंस कॉपी किया किसी जगह पे किसी पेपर से, उसकी साइटेशन तो कर रहे हैं लेकिन वो उसका कोई रॉन्ग रेफरेंस साइट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी प्लेजरिज्म में कंसिडर होगी। कॉपिंग सो मैनी वर्ड्स और आइडियाज that makes up the majority of the work whether credit is given or not। अगर आप क्रेडिट दे भी देते हैं, उसको साइट कर भी देते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस उस पेपर से ले रहे हैं, उनको अपनी वर्डिंग्स में लिख रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपकी फिर प्लेजरिज्म में आएगी। अभी तक तो मैंने वो केसेस डिस्कस किए ना कि आप किसी दूसरे पर्सन का आइडिया उसके वर्ड्स अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं और उसको प्रॉपरली साइट भी कर रहे हैं, तो साइट करने की भी एक लिमिट है। अब जिस तरह आप पेपर के अंदर या थीसिस के अंदर लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, तो उसको अपनी पैराफ्रेजिंग की वो उस फॉर्म में आ जाता है, या समराइजिंग के जो हमने पढ़ा था टाइप, उसमें आ जाता है। तो उस पेपर की आप समरी लिख रहे होते हैं, तो वो समरी आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे होते हैं, अपने स्ट्रक्चर में लिख रहे होते हैं। तो सर अगर आप क्वेश्चन है एक। जी मतलब अगर आप एक पेपर को देखते हैं, लेकिन उस पेपर ने ऑलरेडी किसी को साइटेशन की हुई है और आप वही सेम वर्डिंग अपने पेपर में भी लिख देते हैं, तो आप साइट उस बंदे को कर देते हैं जिसने ओरिजिनल वर्क ही ना किया हो, तो क्या इसकी भी पेनल्टी है सर? इसकी प्लेंटी तो नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। ये नॉर्मली होता है, ओरिजिनल पर्सन को साइट किया जाता है। ठीक है, आप जिस तरह डाटा सेट की मैं एग्जांपल ले रहा था, पेपर में डाटा सेट का सेक्शन होता है, तो वो डाटा सेट हर पर्सन यूज करेगा जो उस रिसर्च एरिया पे काम कर रहा है। तो आपने लेट से एक डाटा सेट ए था, वो एक पेपर में यूज हुआ, उस पेपर का नेम बी था। अब वही डाटा सेट एक और पेपर में यूज हुआ, उस पेपर का नेम सी था। तो अब सी वाले पेपर ने भी वही डाटा सेट यूज किया है और बी वाले ने भी वही डाटा सेट यूज किया है, ए वाला। तो सी वाले को चाहिए कि वो ए को साइट करे, ना कि वो बी को साइट कर दे। क्लियर है ये बात? जी सर। लेकिन अगर आप ये साइट कर भी दें तो ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने भी वही बात कही हुई है ना जो ओरिजिनल सोर्स पे है। लेकिन एथिकली
ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जो ओरिजिनल सोर्स है, उसको साइट करना बनता है। क्लियर है ये बात सबको? उसके बाद कहता है टेकिंग वर्क फ्रॉम प्रीवियस वर्क विदाउट रेफरेंस टू दैट वर्क। ठीक है, तो कहता है कि आप अपना ही काम है आपका, आपने पहला पेपर लिखा, उसके बाद आपने उसी पेपर को एक्सटेंड करके दूसरा पेपर लिख दिया। अब दूसरा पेपर लिखकर आपने सबमिट करा दिया, वो पब्लिश हो गया। अब दूसरे पेपर में कुछ काम, कुछ मेथोडोलॉजी या कुछ आइडिया, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो पेपर वन से आपने लिए थे। तो आप अगर इस तरह की एक्टिविटी कर देते हैं तो ये चीज़ भी प्लेजरिज्म में आ जाएगी। तो आपने हमेशा एक तो अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपने स्ट्रक्चर में लिखना है, और सेकंड क्या है कि प्रॉपर्ली साइट करना है जहां पे भी रिक्वायर्ड है। तो इससे पहले जब हमने एक पेपर किस तरह राइट डाउन करते हैं, तो उसमें हमने रेफरेंसेस डिस्कस किए थे कि मैंने बताया था कि पेपर के एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में कोई रेफरेंस नहीं डाला जाता, क्योंकि कंक्लूजन भी आपका अपना होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी आपका अपना होता है। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन का सेक्शन हो गया, रिलेटेड वर्क का सेक्शन हो गया, इसमें ज़्यादातर रेफरेंसेस आते हैं। उसके बाद फिर आपके कुछ मेथोडोलॉजी में आ जाते हैं, ज़्यादातर फिर रिजल्ट्स में आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट के सेक्शन में रेफरेंस, और उससे कम फिर आपके पास मेथोडोलॉजी में आते हैं, जहाँ पे आप अपनी टेक्निक को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी मेथोडोलॉजी होती है। वहाँ पे भी रेफरेंस आते हैं, ऐसा हरगिज़ मीनिंग नहीं है कि बिल्कुल रेफरेंस नहीं आता, लेकिन कम आते हैं। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? जी, क्लियर है सबको? अब इसका कुछ चीज़ें देख लें कि पाकिस्तान में प्लेजरिज्म के ऊपर जो प्लेंटिस की हम बात कर रहे थे, तो ये देख लें, ब्लैक लिस्टेड रिसर्चर्स फैकल्टी मेंबर्स, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया ब्लैक लिस्ट पीएचडी डिग्री केसेस इन पाकिस्तान। अब देखिए अच्छी सी की साइट पे अथेंटिक है, ये देखिए HEC टू ब्लैक लिस्ट पीएचडी स्कॉलर्स हु प्लेजराइज्ड थीसिस, ये देख लें, ये एक फैकल्टी मेंबर इस डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के हैं, इसने क्या किया, प्लेजराइज्ड किया पेपर या थीसिस, उसका ये टाइटल है, और किससे किया, ओरिजिनल पेपर थीसिस वो इसकी थी। क्लियर है ये बात? किसी का कोई क्वेश्चन? अब इसने देखे कॉपीड फ्रॉम रिपोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन पाकिस्तान नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन 10 अक्टूबर 2002। तो ये देख लें, अब इसने ये सारी चीज़ें करके अपनी डिग्री तो ले ली, लेकिन उसके बाद पता चला तो उसको यहाँ पे इन्होंने ब्लैकलिस्टिंग केस में डाल दिया। इस तरह ये देख ले, सेकंड है, इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, थर्ड देख लें, फोर्थ देख लें, फिफ्थ देख लें। अब देख लें इसने कॉपीड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इसका लिखा हुआ है, वो सोर्सेज क्या है कि बहुत ज़्यादा उसने उन जगहों से कॉपी किया हुआ था। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट? तो ये इसी तरह हर कंट्री अपनी साइट पे जो उनका गवर्निंग बॉडी होती है उस पर ये प्लेस कर देती है। अब देखें यहाँ पे इनके ऊपर HEC ने क्या प्लेंटी लगाई, यूनिवर्सिटी की तो प्लेंटी अपनी जगह ना, कहता है फैकल्टी मेंबर्स scholars are blacklisted on the grounds that respective university has not taken appropriate action against them as per plagiarism policy. The HEC Plagiarism Standing Committee has decided to withdraw HEC benefits is that travel grant, research grant, HEC approved supervisor, best teacher award, etc. for the period mentioned in each case.
and they are also not eligible to be member of any committee constituted by HEC as well as of any statutory committee body of the university। तो ये उनके ऊपर प्लेंटीज अप्लाई हुई हैं कि HEC के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए अप्लाई करते हैं, HEC उसकी फंडिंग करती है, तो वो उसने उनसे उसको उनको महरूम कर दिया। HEC अप्रूव्ड सुपरवाइजर है। आप यूनिवर्सिटी कहती है कि आप PhD के स्टूडेंट को तभी सुपरवाइज कर सकते हैं जब आप HEC अप्रूव्ड सुपरवाइजर हों। तो HEC अप्रूव्ड सुपरवाइजर आप तभी बन सकते हैं जबकि आप HEC में ब्लैक लिस्ट ना हो। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। कुछ केसेस में HEC लोगों को ब्लैक लिस्ट करती है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, डिपेंड करता है कि नेचर क्या है केस की। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो प्लेजरिज्म से हमारा रेलिवेंट हमारा यही सेक्शन था। तो किसी का कोई क्वेश्चन स्टिल है तो वो पूछ सकते हैं। प्लेजरिज्म हम किस तरह चेक करते हैं वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, और उसकी फ़िल्टर की सेटिंग किस तरह है वो भी बता दिया था। जी मोहम्मद फयाज, आपने क्वेश्चन रेज किया है। सर जी एक्चुअली ये पूछना था कि जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो आपने अभी बताया मेंडले का, जी तो जो पहले नोट एक्स का है उसे फिर वो डिलीट करना पड़ेगा उससे वर्ड से, या वैसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा? एंड नोट की बात करें? जी सर, एंड नोट। नहीं नहीं, उसको नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसे डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बना आ जाता है। सर मतलब ये दोनों जो हैं वो काम करेंगे जी जी, एट अ टाइम वर्ड में? ऐसा ही है। ये देखें मैंने इंस्टॉल किया था, ये देखिए मेंडले का डेस्कटॉप पे सेटअप बना आ जाएगा। MS वर्ड में शायद ना आए, उसमें आ जाएगा। ये रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसकी साइट पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। ये फ्री होगा, टोटल फ्री होगा मेरे ख्याल से, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई पेमेंट है। तो इस साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन होंगे, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? तो हमारा आज का सेशन इतना ही था, तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं सेशन एंड करने लगा हूँ। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें सारे।